बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है थ्रोम्बोसिस। ठीक है जी। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस से निकला है लफ्ज़ क्लॉट। आमतौर पे आपके माइंड में आता है थ्रोम्बोसिस के हवाले से। तो बेटा क्लॉट जो है वो नॉर्मली कब बनता है कि जब आप की जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर कोई कट शट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है या किसी भी वजह से जो है ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर अगर आ जाता है, तो उस वजह से अगर वो ब्लड जो है खून का जम जाता है तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि जो थ्रोम्बस है वो एक अलग चीज़ है, मतलब कि ब्लड क्लॉट जो है वो एक अलग चीज़ है और थ्रोम्बस जो है वो एक जो है वो अलग चीज़ है। वैसे थ्रोम्बस भी क्लॉट ही है ब्लड का ना, लेकिन थ्रोम्बस की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी क्लॉट से चेंज है। ठीक है ना, कि क्लॉट जो है वो बनेगा आउटसाइड द ब्लड वेसल्स और थ्रोम्बस जो है ये इनसाइड द ब्लड वेसल जो है। अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसी ब्लड क्लॉट को जो इनसाइड द ब्लड वेसल्स होगा हम थ्रोम्बस जो है वो कहते हैं। ठीक है बेटा, ये एक लंबा टॉपिक है इसलिए हमने जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आज हम इसका पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं आगे। तो थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन पार्ट 1। ओके, सो लेट्स डिफाइन द थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है कि पुराने ग्रीक या यूनानी लफ्ज़ थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना, इसका मतलब है क्लॉटिंग। सो इट मीन्स दैट कि अगर जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, आप अभी हमने पीछे जो है वो काफ़ी दफ़ा हमने ये पढ़ा है कि ब्लड नॉर्मल किस तरह से फ्लो करता है, होमियोस्टेसिस किस तरह से आपका बरकरार रहता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें किस तरह से ब्लड फ्लो करता है। हाँ, अगर कट लग जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो किस तरह से केमिकल मेडिएटर उसकी जगह पर मूव करते हैं और किस तरह से जो है क्लॉट फॉर्मेशन होती है। ये सारी चीज़ें बेटा हमने जो है वो पहले से डिस्कस कर ली हैं। ठीक हो गया। अब अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए ना, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन साइड द ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट होता है तो वो ब्लड जो है क्लॉट वो क्या कहलाएगा, वो थ्रोम्बोसिस कहलाएगा। मतलब कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। इस प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहेंगे और वो जो क्लॉट बना हुआ है उसको हम थ्रोम्बस कहेंगे। बात समझ आ गई क्या नहीं? ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं जी। इस प्रोसेस को या इस अमल को हमने कहा है थ्रोम्बोसिस, कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का खून का जमना। लेकिन वो जो क्लॉट होगा उसको हम फिर थ्रोम्बस कहेंगे, थ्रोम्बोसिस उस अमल को कहेंगे। ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स obstructing the flow of the blood through the circulatory system is known as the thrombosis. Okay, so here we have to differentiate between the clot and thrombus. So thrombosis is the formation of clotted mass of the blood within the cardiovascular system. Okay, within the cardiovascular system या within the blood vessels. So the clot mass is called the thrombus. Okay? थ्रोम्बस क्या है? अब उस मैस को हम थ्रोम्बस जो है वो कहेंगे। बात फिर मैं दोबारा वही कर रहा हूँ कि उस अमल को थ्रोम्बोसिस कहना और उस जो क्लॉट है उसको हम थ्रोम्बस कहेंगे। अब क्लॉट और थ्रोम्बस में फ़र्क देखें। थ्रोम्बस क्या है? इट इन्वॉल्व्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। इट इन्वॉल्व्स वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। आपके खून की जो नालियाँ उनकी दीवारों को ये अपने अंदर मतलब कि इस प्रोसेस में शामिल है वो। ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। ये किन किन चीज़ों को शामिल करेगा अपने अंदर? ये ब्लड वेसल्स को शामिल करेगा और जो एलिमेंट्स ब्लड के हैं जो बने हैं उनको शामिल करेगा और ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को जो है अपने अंदर शामिल करेगा। जबकि दूसरी जानब जो ब्लड क्लॉट है इट इन्वॉल्व्स ओनली द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। जो ब्लड क्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को ही इन्वॉल्व करेगा। सेकेंड देखें इसमें, कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। ये प्लेटलेट्स और फिब्रिन से बना हुआ होता है, जबकि जो ब्लड क्लॉट है इट इज कंपोज्ड ऑफ फिब्रिन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा? ये सिर्फ फिब्रिन से बना होगा। अब थ्रोम्बस में और चीज देखें, इट मे बी लाइफ थ्रेटिंग। मतलब कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन लाइफ थ्रेटिंग हो सकती है। लाइफ थ्रेटिंग किस हिसाब से? बेटा जी देखो, ब्लड वेसल के अंदर अगर आपकी ब्रेन की ब्लड वेसल है
या आपके हार्ट की ब्लड वेसल है, या किसी भी ऑर्गन, या टांग में भी बन सकता है, या कहीं भी बन सकता है, तो देखो ब्लड वेसल के अंदर अगर क्लॉट बन जाएगा, नॉर्मली देखो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सुनो जरा सुनो, नॉर्मली आपके खून के जमने के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, या जो चीज़ें दरकार हैं खून को जमाने के लिए, वो आपके खून में नॉर्मली फिरती रहती हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर कट लगता है तो वहां पर उन्हें क्लॉट फॉर्मेशन करवानी होती है, इसलिए वो हर दफा हर वक्त खून में मौजूद रहती हैं। लेकिन होता पता क्या है, अगर वही क्लॉट जो है वो आउटसाइड द ब्लड वेसल ना बने, मतलब कि ड्यूरिंग इंजरी वगैरह ना बने, लेकिन वो जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा होता है, घूम रहा होता है, उस दौरान अगर वो क्लॉट खून की नालियों के अंदर ही बन जाता है तो वो क्लॉट जो है वो थ्रोम्बस कहलाएगा। उस अमल को हम जो है ना वो थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ही क्लॉट बना है, जारी बात है वो क्लॉट क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर बन गया है, वो क्लॉट क्या है, एक लोथड़ा है खून का, ठीक है ना, एक सॉलिड जो है वो मैस है। अब वो क्या करेगा, सारी बात है वो ट्रेवल कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी खून की नाली में बेटा फंस जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो खून का फ्लो है, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है, वो भी डिस्टर्ब होगा, और इस तरह से जो है डेथ भी वाकई हो सकती है, किसी एक ऑर्गन की डेथ भी हो सकती है, स्कीमिया भी हो सकता है, या फिर पूरे के पूरे जो है इंडिविजुअल की भी डेथ हो सकती है। ठीक हो गया ना। जबकि ब्लड क्लॉट क्या है, ये लाइफ सेविंग है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग है, और ये लाइफ सेविंग है। लाइफ सेविंग अब इस कैसे, इसकी थोड़ी सी डिटेल बेटा जी, जब कोई आपको जख्म आ जाता है या कट लग जाता है, तो अगर खून आपका नहीं जमता, अगर आपका खून नहीं जमता और खून बहते रहता है, तो क्या आप जिंदा बच पाओगे? नहीं, आप जिंदा बच नहीं पाओगे। आपका खून जो है वो सारे का सारा बह देगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, जारी बात है। वो सारे का सारा सिस्टम जो था, जो ब्लड प्रोवाइड कर रहा था, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले रहा था, एटीपीज प्रोवाइड कर रहा था, खुराक दे रहा था सेल्स को, और वहां से न्यूट्रिशनस वेस्ट जो है वो निकाल के लेके आ रहा था। तो अब ब्लड ही नहीं रहेगा, तो जारी बात है ये सारा प्रोसेस आपका रुक जाएगा। लिहाजा क्या होगा कि जो अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती तो आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पे है, ठीक है ना। ये देखें तो फिर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, कि जो थ्रोम्बोसिस है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, और जो ब्लड क्लॉट है वो लाइफ सेविंग है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो खून का लोथड़ा बनना है या ब्लड क्लॉट होना है वो नाली के अंदर ना बने, क्योंकि जैसे आप देखें कि अगर जो सीवेज है, सीवेज में पाइप्स जो हैं, पाइप्स के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है तो क्या होगा, गटर जो है वो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जो सीवेज सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड के अंदर, तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो वहाँ से जो है नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, और ब्लॉक भी हो सकता है कम्प्लीटली या पार्शली। तो लिहाजा क्या होगा, इससे लाइफ थ्रेटिंग जो है ये अलार्मिंग है, ठीक है ना, अलार्म है, अलार्म फॉर लाइफ थ्रेट। जबकि दूसरी जानब जो ब्लड क्लॉट है, ये तो हम खुद चाहते हैं कि जैसे ही हमारे जिस्म के ऊपर कोई कट लगे तो फौरन से पहले जो है ना खून जो है वो जम जाए, तो इसलिए इसको लाइफ सेविंग कहा गया। फर्क पता चल गया। अच्छा, अब ब्लड क्लॉट क्यों होता है, इसमें रोडोल्फ विर्को ने जो है 3 थेरीज जो है या 3 कंडीशंस जो है या 3 अबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस किया है। उसको हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉट की वजूहात जो हैं वो क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है बेटा इसमें एंडोथीलियल इंजरी, कि अगर एंडोथीलियम जो अंदरूनी लेयर है ब्लड वेसल्स की, उसमें अगर इंजरी हो जाती है, तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वोन विलीब्राउन फैक्टर वगैरह वो सब एंडोथीलियल सरफेस पे होते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्सपोज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचेंगे। प्लेटलेट्स और वोन विलीब्राउन फैक्टर्स जो है और कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो उनके साथ जाकर मिल जाएंगे, उनके अंदर फंस जाएंगे। कोलेजन फाइबर्स क्या करेंगे, वो मैश बना देंगे, नेटवर्क बना देंगे, जाल बिछा देंगे, जिसमें जो है वो ब्लड ये प्लेटलेट्स आकर जो है वो फंस जाएंगे। फिर प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी, और ब्लड क्लॉट जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट इसमें काज क्या है, एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है ना। कि अगर एंडोथीलियल इंजरी होती है तो आपकी जो एंडोथीलियम अगर वो एक्सपोज हो, वो ऊपर से उतर जाती है, तो वोन विलीब्राउन फैक्टर्स और जो है कोलेजन फाइबर्स वो एक्सपोज हो सकते हैं। सेकंड क्या है, स्टेसिस या फिर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। अच्छा, स्टेसिस या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, टर्बुलेंट किसको कहते हैं, लीनियर ब्लड फ्लो और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। ये फिजिक्स में आपने एफएससी में पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना, फ्लूइड डायनामिक्स में। तो इसमें आप ये देखें कि टैबुलर फ्लो
या स्ट्रेसिस में क्या होगा, लेमिनर फ्लो से क्या मुराद होता है कि इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड फॉलो द सेम पाथवे एज मतलब के if all the particles of the liquid follow the same pathway as the particles that have previously passed through the same place, this will call the linear flow. linear flow से क्या मुराद है बेटा कि एक सीधी लाइन में जो है वो फ्लो करना बिल्कुल नॉर्मल। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा कि उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस दरमियान में आ जाती है कि जो लेयर्स हैं वो जो लिक्विड्स की लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स की जो एक दूसरे के पीछे जा रही थी और एक बहुत ही प्यारा सा मुझे के इमेज बना हुआ था उसका ब्लड फ्लो का, तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। तो ये भी वजूहात हो सकती हैं। तीसरा क्या है, हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, टू दो कॉल्ड विडॉल्फ ट्रेड। तो इन तीनों को हम विडॉल्फ विरको, ठीक है ना, के ट्रेड भी बोलते हैं। तीसरी इसमें क्या वजह आता है, तीसरी बेटा है कि हाइपर कोगुलेबिलिटी। कोगुलेशन किसको कहते हैं, खून के जमने का। अगर आपका खून नॉर्मल, आपके खून में ये कैपेसिटी आ गई है या आपका खून जो है वो जितना मिनट्स या जितने सेकंड्स, सॉरी मिनट्स तो नहीं होते सेकंड्स होते हैं, जितने सेकंड्स में पहले जमता है, अगर आपका खून जो है वो उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है वो जल्दी जम जाएगा, तो फिर जाहिर बात है बेटा ये भी वजूहात बन सकती हैं थ्रोम्बोसिस की, ठीक है ना। हाइपर कोगुलेबिलिटी से क्या मुराद है कि कोगुलेशन के प्रोसेस का ज्यादा हो जाना। ये बेटा रुडोल्फ विरको की जो है इसको ट्रायड है, इसमें देखें कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या इन्फ्लेमेशन ये वजूहात बन सकती हैं एंडोथेलियल इंजरी की। एंडोथेलियल इंजरी फिर किसकी तरफ लेकर जाएगी आपको, थ्रोम्बोसिस की तरफ। दूसरी जानब अगर हम अबनॉर्मल ब्लड फ्लो की बात करें तो अबनॉर्मल ब्लड फ्लो किस वजह से हो सकता है, स्टेसिस की वजह से हो सकता है, मतलब आर्टीरियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है, बेड रेस्ट की वजह से हो सकता है, टर्बुलेंस की वजह से हो सकता है, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या ब्लड वेसल्स जो हैं वो अगर तंग हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आपका बेटा जी डिस्टर्ब हो सकता है। बात समझ आ गई ना, कि अगर ब्लड वेसल में कोई क्लॉट वगैरह जम जाता है तो वो नॉर्मल या स्टीडी फ्लो नहीं रहेगा ब्लड का, वो टर्बुलेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको अबनॉर्मल ब्लड फ्लो कहते हैं। तो अबनॉर्मल ब्लड फ्लो जो है ये भी हमें जो है वो थ्रोम्बोसिस की जानब ले जाएगा। तीसरी इसमें कौन सी चीज़ है, तीसरी बेटा इसमें देखें हाइपर कोगुलेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोगुलेशन प्रोसेस जो नॉर्मली कंट्रोल्ड है और नॉर्मल है वो अपने फंक्शन को एक्सीड कर लेता है या इन्हांस कर लेता है, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग है जिसने ब्लड को क्लॉट करवाना है उससे वो ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी। ये इनहेरिटेड हो सकती है फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी की वजह से, या एक्वायर्ड इसमें डिसेमिनेटेड कैंसर की वजह से भी जो है ये हो सकती है। तो बेटा ये तीनों कंडीशन जिसमें एंडोथेलियल इंजरी है, हाइपर कोगुलेबिलिटी है और अबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो किसकी तरफ लेकर जाएंगी, वो बेटा लेकर जाएंगी थ्रोम्बोसिस की जानब। ठीक हो गया। तो आप चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी एंडोथेलियल इंजरी को। एंडोथेलियल इंजरी क्या है ये हम देखते हैं। देखें जी, एंडोथेलियल इंजरी लीड्स टू द प्लेटलेट एक्टिवेशन। एंडोथेलियल इंजरी जैसी होगी तो बेटा जारी बात है आपको भी पता है प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंडोथेलियम के ऊपर से उतरने से बोन विलिब्रॉन फैक्टर्स और कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाएंगे, और वो क्या करते हैं, वो बेटा प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, अपनी तरफ प्लेटलेट्स को खींचते हैं, वहां पर इन लोगों को फाइल करते हैं और जो है क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो करवाते हैं। ठीक है। सो अगर एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी तो ये प्लेटलेट एक्टिवेशन की तरफ लेकर जाएगा। ऑलमोस्ट इनविटेबली अंडरलाइंस द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन इन द हार्ट एंड द आर्टीरियल सर्कुलेशन। वो कहता है कि नॉर्मली आपका थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, हार्ट के जो आर्टरीज हैं उनमें, या जो नॉर्मल आर्टरीज हैं उनमें हो सकता है। ठीक है ना। वेयर द हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो इम्पीड द क्लॉट फॉर्मेशन, जहां पर बहुत ज्यादा हाई रेट में जो है वो ब्लड फ्लो क्या करवाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो बेटा आपकी करवा सकता है। दूसरा इसमें देखें, दूसरा कौन सा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम ये देखते हैं कि कार्डियक एंड आर्टीरियल क्लॉट्स, ठीक है ना, कार्डियक एंड आर्टीरियल क्लॉट्स आर टिपिकली रिच इन प्लेटलेट्स। तो जो आपके दिल के अंदर जो क्लॉट बनेगा या जो आपकी आर्टीरियल ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बनेगा, वो कहता है कि उनमें ज्यादातर कौन सी चीज होती है, उनमें ज्यादातर होता है प्लेटलेट्स। एंड इट इज बिलीव दैट, और ये यकीन किया गया है कि प्लेटलेट एडहियरेंस इज एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन इज नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। बात समझ आ गई कि नहीं? वो कह रहा है कि अगर हम कार्डिक और आर्टीरियल क्लॉट्स को देखें तो उनमें ज्यादातर ब्लड ये प्लेटलेट्स होते हैं।
वो कहते हैं कि ये यकीन किया गया है कि प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन और इनकी एडेरेंस मतलब चिपकना जो है ये एक बहुत ही मतलब कि पहले से पेशन गोई होती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की। अगला पॉइंट देखें जी, स्वेयर एंडोथेलियल इंजरी में ट्रिगर द थ्रोम्बस फॉर्मेशन या थ्रोम्बोसिस बाय द एक्सपोजिंग द बोन विलिब्राम फैक्टर्स एंड टिश्यू फैक्टर्स। तो ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो ये भी कंसीडर करें। उसके बाद क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड अदर नॉक्शियस स्टिमुलाई। अब बेटा इन्फ्लेमेशन की वजह से भी थ्रोम्बोसिस जो है वो हो सकती है, वो भी, और इसके अलावा कुछ ऐसे नॉक्शियस स्टिमुलाई हैं जो कि प्रमोट करते हैं थ्रोम्बोसिस को बाय शिफ्टिंग द पैटर्न्स ऑफ द जीन लाइक प्रोथ्रोम्बोटिक, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है पहले, थ्रोम्बोटिक का मतलब क्या है थ्रोम्बोसिस बनने से पहले। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि थ्रोम्बोसिस की शुरुआत करवाएंगे या प्रोथ्रोम्बोटिक प्रोसेस जो है उसको शुरू करवाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, प्रोथ्रोम्बोटिक प्रोसेस में क्या होगा कि दिस चेंज इज रेफर्स टू एज द एंडोथेलियल एक्टिवेशन। इसको फिर हम एंडोथेलियल एक्टिवेशन भी कह सकते हैं या फिर डिसफंक्शन भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोथ्रोम्बोसिस को इंड्यूस करवाएगा, उसमें बेटा फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, उसमें बेटा जी इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल वायरस कोई भी, उसमें अबनॉर्मलिटीज जो है वो ब्लड फ्लो में हो सकती हैं, जो भी हमने पढ़ा है कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, इसमें जो है मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज जो हैं वो शामिल हो सकती हैं, इसमें हाइपर कोलेस्ट्रीमिया वो शामिल हो सकता है, इसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, लाइक सिगरेट जो है उसका जो टॉक्सिन वगैरह है। तो ये बहुत ज़्यादा वजूहात हैं प्रोथ्रोम्बोसिस की या एंडोथेलियल एक्टिवेशन या डिसफंक्शन की इंड्यूसिस में। अब फिर हम क्या देखेंगे, अब हम मेजर प्रोथ्रोम्बोटिक अल्ट्रेशंस देखेंगे कि कौन कौन सी जो है अल्ट्रेशन या तब्दीलियां जो हैं वो होती हैं मतलब कि प्रोकोगुलेशन में, ठीक है ना। मतलब कि प्रोकोगुलेशन में कौन कौन सी चेंजेस हैं जो है वो आती हैं, ये अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस जो है वो करते हैं। देखें जी, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेटेड बाय द साइटोकाइन्स। एंडोथेलियल सेल जो है वो किससे एक्टिवेट होंगे, वो बेटा एक्टिवेट होंगे साइटोकाइन से, ठीक है ना। एंडोथेलियल सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइन्स डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस। आई समझ के नहीं, देखो एंडोथेलियल सेल्स जो कि साइटोकाइन से एक्टिवेट किए जाएंगे वो क्या करेंगे, वो थ्रोम्बोमोड्यूलिन को एक्सप्रेस करेंगे। बात समझ आ गई ना, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ठीक है जी। और अगला पॉइंट क्या है, इन्फ्लेम्ड एंडोथेलियल आल्सो डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोटीन इनहिबिटर, ठीक है ना। इन्फ्लेम्ड जो एंडोथेलियम होगी वो भी जो है एंटीकोएगुलेंट्स को जो है क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी, ठीक है ना। जैसा कि प्रोटीन सी है और टिश्यू फैक्टर प्रोटीन इनहिबिटर है, तो क्या होगा कि चेंज दैट फर्दर प्रमोट अ प्रोकोगुलेंट स्टेट, ठीक है ना। तो इसके अलावा वो कह रहा है कि ये मजीद ये कि प्रोकोगुलेंट स्टेट को भी जो है ये प्रमोट करती है, ठीक है। एंड इन्फ्लेम्ड एंडोथेलियम जो है वो डिसरेगुलेट करेगी एंटीकोएगुलेंट्स को, ठीक हो गया ना। एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं बेटा, एंटीकोएगुलेंट से मुराद वो चीज़ें हैं या वो क्या कह लें इसको, केमिकल्स कह लें, तो ये वो हैं जो थ्रोम्बोसिस को नहीं होने देते। तो इसमें इन्फ्लेम्ड एंडोथेलियम क्या करेगी, ये क्या करेगी, एंटीकोएगुलेंट्स को क्या करेगी, डाउन रेगुलेट करेगी। डाउन रेगुलेट क्या करना है कि एंटीकोएगुलेंट्स ने क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देनी थी, मतलब कि वो थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन को रोक रहे थे। तो अगर उनके फंक्शंस को डाउन रेगुलेट किया जाएगा तो जारी बात है फिर जो काम है उनका कि उन्होंने क्लॉट बनाने नहीं देना, तो वो क्लॉट जो है वो बन सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए एंटी फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट, तो ये भी एक इफेक्ट हो सकता है। एंटी फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट क्या है, एक्टिवेटेड एंडोथेलियम सेल्स सेक्रीट अ प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटेड इनहिबिटर PAIS, ठीक है ना। प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर्स विच लिमिट द फिब्रिनोलाइसिस। अब फिब्रिनोलाइसिस क्या है, फिब्रिनोलाइसिस किसको कहते हैं, फिब्रिन क्लॉट को तोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो जो प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर्स हैं ये क्या करेंगे, जो कि एंडोथेलियल सेल से रिलीज होते हैं, ये फिब्रिनोलाइसिस के बहुत ही कम कर देंगे, ठीक है ना। और डाउन रेगुलेट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टी platelet activators alterations and this are the which also favor the development of the
थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। और ये इसके अलावा क्या करेंगे, एक तरफ तो जो है ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर को सिक्रीट कर रहे हैं जो कि फिब्रिनोलाइसिस को कम करेंगे, और दूसरी जानब जो है वो टी जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेटर्स को भी के असर को भी जो है क्या करेंगे, वो बेटा उसके अंदर भी तब्दीलियां जो है वो कर देंगे, डाउन रेगुलेट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए ये था, ये जो अभी हमने पढ़ा है उसमें बेटा ये सबसे पहली वजह थी क्लॉट फार्मेशन की। ये देखें विरकू के अकॉर्डिंग तो एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है ना। एंडोथीलियल इंजरी के बाद दूसरा क्या था, जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से वो थी बेटा अल्ट्रेशन इन द नॉर्मल ब्लड फ्लो। देखो वो कह रहा है कि नॉर्मल जो ब्लड है वो आपका लेमिनर फैशन में फ्लो करता है, प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेलुलर एलिमेंट्स फ्लो सेंट्रली। प्लेटलेट्स हो गए और दूसरे जो ब्लड आपके सेल्स हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं, वो नॉर्मली बेटा क्या होगा कि नॉर्मली जो ब्लड सेल्स हैं वो जो आपकी ब्लड वेसल है उसकी दीवारों के साथ टकराते टकराते नहीं आगे की तरफ जाते होते, वो बिल्कुल दरमियान में से जो है वो जाते हैं, ठीक है ना, लेमिनर फ्लो के जरिए। वो कहता है कि प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेलुलर एलिमेंट्स फ्लो सेंट्रली इन द वेसल ल्यूमन, के खून की नाली का जो सुराख है उसके दरम्यान में ये बिल्कुल ही सीधे लाइन में चलेंगे। सेपरेटेड फ्रॉम द एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम से सेपरेट किए जाएंगे बाय अ स्लो मूविंग लेयर ऑफ द प्लाज्मा, एक बहुत ही प्लाज्मा की स्लो मूविंग जो लेयर है उसके जरिए ये सेपरेट किए जाएंगे। टर्बुलेंस क्या है, टर्बुलेंस कंट्रीब्यूट्स टू द आर्टेरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बोसिस by causing the endothelial injury or dysfunction, forming the counter currents that cause the local pockets of stasis। काउंटर करंट से क्या मुराद है बेटा, करंट्स किसको कहते हैं, काउंटर करंट से मुराद है कि उल्ट जो है ये लहरें, बात समझ आ गई ना, आप पानी में पत्थर फेंके तो लहरें बनती हैं ना, इसी तरह से जो है वो कह रहा है कि ये काउंटर करंट जो है वो करेगा। टर्बुलेंस मैं सीधे सीधे अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्लड नॉर्मली फ्लो करेगा तो वो एक सीधी लाइन में सारे के सारे पार्टिकल्स आपको जाते नजर आएंगे, लेकिन अगर वहां पर दरम्यान में कोई रुकावट बन जाती है तो जारी बात है ब्लड ने तो वहां से ब्लड फ्लो ने तो वहां से डिस्टर्ब होना है। बात समझ आई कि नहीं। देखो नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर पानी कहीं किसी जगह से बह रहा हो तो वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में बह रहा होता है, दरम्यान वाला पानी जो है वो ज्यादा तेजी से बह रहा होता है और साइडों वाला जो पानी है वो कम तेजी से बह रहा होता है। हाँ, जब आप पानी के बहाव के आगे कोई रुकावट डालने की तो जारी बात है जो लेमिनर फ्लो है वो ब्लड का या पानी का वो डिस्टर्ब होकर किस में चला जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। ठीक हो गया। अब स्टेसिस क्या है, स्टेसिस जो है इसमें ये वही चीज है कि टर्बुलेंसी आ जाती है। स्टेसिस एंड टर्बुलेंसी आर देयर फॉर प्रमोट द एंडोथीलियल एक्टिवेशन इनहेंसिंग द प्रोकोआगुलेंट एक्टिविटी एंड ल्यूकोसाइट एडहियन, ठीक है ना। ये क्या करवाएंगे, ये प्रमोट करवाएंगे एंडोथीलियल एक्टिवेशन को और प्रोकोआगुलेंट एक्टिविटी को एक्टिवेट करेंगे और ल्यूकोसाइट की एडहियन करवाएंगे। इसके अलावा ये डिस्टर्ब करेंगे लेमिनर फ्लो को, जो नॉर्मल ब्लड का लेमिनर फ्लो है सीधी लाइन में उसको डिस्टर्ब करेंगे, और प्लेटलेट्स को जो है जारी बात है जो नॉर्मल ब्लड फ्लो में प्लेटलेट्स जो हैं वो खून की नालियों के दरमियान में से गुजरती थी, लेकिन अब जब रुकावट आ गई तो वो प्लेटलेट्स वो खून की नालियों की अंदरूनी दीवार है जिसको हम एंडोथीलियम कह रहे हैं उसके साथ जाकर क्या करेगी, उसके साथ जाकर जो है कांटेक्ट में आ जाएगी। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगी तो फिर क्या होगा कि वहां पर प्लेटलेट एक्टिवेटर्स हो जाते हैं। अगर एंडोथीलियल की ऊपर से उतर जाती है या रप्चर हो जाता है तो अंदर से बोन विलिब्रेंट फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देंगे ब्लड क्लॉट की। सो प्रिवेंट washed out and dilution of activated clotting factors by the fresh flowing blood and inflow of clot factors for inhibitor। तीसरी जो बेटा बड़ी वजह है वो है आपकी हाइपरकोगुलेबिलिटी। हाइपरकोगुलेबिलिटी क्या है, ये मैं आपको पहले ही अर्ज किया है कि जो कोगुलेशन प्रोसेस है अगर वो ओवर एक्टिविटी या ओवर वर्क करना शुरू कर देगा तो नॉर्मली जहां पर कोगुलेशन होनी थी उससे ज्यादा कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसको हम थ्रोम्बोफीलिया भी कहते हैं। फीलिया जहां पर होगा उसका मतलब है खंचाओ या थ्रोम्बस की तरफ, जैसे हीमोफीलिया है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपरकोगुलेबिलिटी को हम थर्मोफीलिया भी कह सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोफीलिया, सॉरी, थ्रोम्बोफीलिया कैन लूजली डिफाइंड एज एनी डिसऑर्डर इन द ब्लड दैट प्रीडिस्पोजेस द थ्रोम्बोसिस। ब्लड के अंदर कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो कि थ्रोम्बोसिस की पेशेंट वही करेगा उसको वो कह रहा है कि हम क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोफीलिया कह सकते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। इसको डिवाइड किया गया है प्राइमरी
या जेनेटिक काजेज के अंदर या फिर सेकेंडरी और एक्वायर्ड काजेज के अंदर। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कोआगुलेबल स्टेट में प्राइमरी या जेनेटिक काजेज। कॉमन काजेज में क्या है कि फैक्टर 5 के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है, मतलब आर्जिनिन की जगह ग्लूकागॉन बन जाता है या सब्स्टिट्यूशन हो जाती है अमाइनो एसिड में, तो क्या होगा कि ये रेजिड्यू क्या करेगा 506 ये क्या करेगा, लीड्स टू रेजिस्टेंस टू द एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। तो प्रोटीन सी की जो है एक्टिवेशन में ये रेजिस्टेंस पैदा करेगा फैक्टर 5 जो है, और इसके अलावा जो है फैक्टर 5 जो है उसकी भी जो है एक्टिवेशन में रेजिस्टेंस पैदा करेगा। प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन G202.110A ये क्या करेगा, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस वेरिएंट है, ये इट लीड टू द इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स, ये किसकी जानब ले जाएगा, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स की तरफ। इसके अलावा क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर जो है वो 11 और फिब्रिनोजिन, ठीक है ना। ये सारे के सारे ये प्राइमरी काजेज हैं। और रेयर काजेज में क्या आ जाते हैं, एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी, या प्रोटीन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी, या प्रोटीन एस डेफिशिएंसी हो जाएगी। और वेरी रेयर में क्या आ जाएगा, फिब्रिनोलाइसिस डिफेक्ट्स हो सकते हैं, होमोजीनियस या होमोसिस्टीन यूरिया डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टोथायोन, ठीक है ना, बीटा सेंथिटेज ये एंजाइम है, अगर उसकी डेफिशिएंसी। तो बेटा ये थे आपके प्राइमरी या जेनेटिक काजेज, जिसमें वेरी कॉमन काजेज हैं, रेयर और वेरी रेयर काजेज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी काजेज, जो कि थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन की जानब हम लेके जाएंगे। उसमें हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस में क्या है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट या इमोबिलाइजेशन हो सकती है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो सकती है, टिश्यू इंजरी हो सकती है, सर्जरी में, फ्रैक्चर में, बर्न में, कैंसर में, किसी भी जगह से कैंसर हो सकता है, प्रोस्टाटिक कार्डियक वेल्व्स हो सकते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है। ये थे हाई रिस्क फ्रॉम जो है थ्रोम्बोसिस, जो कि सेकेंडरी या एक्वायर्ड काजेज है। फिर हम लो रिस्क थ्रोम्बोसिस में देखें, कार्डियो मायोपैथी हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, हाइपर एस्ट्रोजेनिक लेवल, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल्स में, फिर उसका लेवल एलिवेट कर जाता है लाइक प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पार्टम, तो भी हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज जो है वो करते हैं, ठीक है ना, बर्थ कंट्रोल जो होते हैं। और इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया हो गई और स्मोकिंग हो गई। ये बेटा लो रिस्क काजेज थे सेकेंडरी जो है मतलब कि सेकेंडरी या एक्वायर्ड काजेज थे। अच्छा बेटा, वो जो चूंकि इसने ट्राइड दिया है रुडॉल्फ विर्को ने, तो अक्टूबर 13 तारीख को हम वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे जो है उसकी याद में मनाते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था थ्रोम्बोसिस के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा है कि थ्रोम्बोसिस क्या है, ये खून का क्लॉट बनना या खून का जमना, लेकिन इसमें और क्लॉट में फ़र्क है। अगर खून की नाली के अंदर खून जम जाता है थ्रोम्बोसिस कहलाएगा, अगर बाहर जमता है तो वो क्या कराएगा, क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्लॉट फॉर्मेशन लाइफ सेविंग है और थ्रोम्बोसिस लाइफ थ्रेटिंग है। इसकी वजूहत हमने देखी, 3 वजूहत हो सकती हैं। एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है, अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो सकता है, हाइपर कोआगुलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। फिर इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसकी वजूहत हो सकती हैं। मेजर थ्रोम्बोटिक अल्ट्रेशन में प्रोकोगुलेंट चेंज हो सकता है या एंटी फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। अल्ट्रेशन इन द नॉर्मल ब्लड फ्लो दूसरी बड़ी वजूहत हैं, और हाइपर कोआगुलेबिलिटी जो है ये तीसरी वजूहत है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। इसी लेक्चर के साथ जो है इसी टॉपिक को दोबारा लेके आगे फर्दर हम मूव करेंगे जो है इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।